गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, आप सभी का पुनः अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे टारगेट विद एग्रीकल्चर चैनल पर। आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसे कि साथियों हम बात करने वाले थे, हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, आज तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। और साथियों हमने बात की थी वर्गीकरण में बात की थी, आज से हम थोड़े अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। साथियों मैंने 2 ही लेक्चर में पूरी की पूरी बायोलॉजी का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसको मैंने करा दिया था पूरा। आज हम चलेंगे सिलेबस के ऊपर, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, या ये कह दें डिस्कशन तो बाद में होता रहेगा, कुछ यूनिटों में ही पढ़ लिया जाए पूरा का पूरा। तो हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं जूलॉजी की, जूलॉजी को हम कुछ यूनिटों में ही पढ़ेंगे साथियों। जैसे कि हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट यूनिट क्या बनने वाली है साथियों, तो आपको बता दें फर्स्ट यूनिट रहेगी बायोकेमिस्ट्री जिसे कहते हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में साथियों जो भी चैप्टर होंगे हम उनका अध्ययन करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर है, मिनरल है, इनके बारे में स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। इसी में हम बात करेंगे पीएच, बफर सिस्टम की भी बात करेंगे। आके हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन, हम बात करेंगे सैलाइन सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे, आयोडीन टेस्ट की बात करेंगे। इन सारी की सारी जानकारी लेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। दूसरी साथियों यूनिट आती है यूनिट 2 की हम बात करेंगे, तो आपको याद रखना है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में साथियों हम बात करेंगे, इसमें हमें पैथोजन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे पैथोजन हैं या माइक्रोब्स हैं जिनके द्वारा रोग होते हैं जंतुओं में और पादपों में। जैसे इसमें स्टडी किस किस की करेंगे, आपको पता होना चाहिए। वायरस का अध्ययन करेंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे, फंजाई का अध्ययन करेंगे, निमेटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, फाइटोलॉजी का अध्ययन करेंगे, माइकोप्लाज्मा का अध्ययन करेंगे। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। जो भी हमारे माइक्रोब्स लिविंग हैं वो सारे के सारे माइक्रोबायोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे। तीसरी यूनिट आती है साथियों जूलॉजी की। जब हम बात करेंगे आगे, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे आगे। किसकी बात करेंगे आगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे हम इसी में हम बात करेंगे आगे ब्लड क्या होता है, जैसे ब्लड से संबंधित जो भी टॉपिक हैं सारे के सारे दे रखे हैं इसमें। जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी में हम स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, इसी में नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इसी में हम एक्सक्रीशन सिस्टम की बात करेंगे, इसे हम रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करेंगे। साथियों जो भी है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अब बात यहाँ पे भी नहीं रुकेगी, बात यहाँ पे भी आएगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की हम बात भी करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के जो भी संघ हैं, फाइलम जैसे हम बात करेंगे प्रोटिस्टा, कॉर्डेटा, प्लेटहेलमिन्थीज जो भी है, फीताकृमि आता है प्लेटहेलमिन्थीज में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, ये जितने भी संघ हैं सारे के सारे फाइलम में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में बात करेंगे, इनकी बॉडी का आकार क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं साथियों। जब हम बात करेंगे यहाँ तक बात हो जाएगी। उसके बाद यूनिट हमारी आती है, बहुत मोस्ट यूनिट होती है, जिसका नाम है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं साथियों। साइटोलॉजी में सेल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे और टिश्यू सिस्टम को भी हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी के अंतर्गत। फिर साथियों उसी में आती है जेनेटिक्स। कौन सी यूनिट आती है साथियों? हम जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या होता है, हेटेरोसिस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स है क्या, सारी की सारी जानकारी लेंगे। तो मोस्टली साथियों हम 5 यूनिट में ही पूरा का पूरा जूलॉजी का सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी अगर ऐसा टॉपिक छूट जाता है जो हम कवर नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर ये चैप्टर छूट गया, उसको करा दीजिए। तो हम चलते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, हमने डिस्कशन कर लिया। तो आज साथियों हम आज से आपकी यूनिट लेके चलेंगे जिसका नाम होगा बायोकेमिस्ट्री। तो आइए लेट्स गो, कम ऑन साथियों। पेन और कॉपी रख कर बैठ जाइए और दिल की धड़कनों को थाम लीजिए।
और ये हॉट और सीट जो है बायो वाले, हम आपसे देते हैं पूरा वादा कि कोई भी एग्जाम देखे जाना बायोकेमिस्ट्री से जरूर क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है साथियों। बात आने वाली है बायोकेमिस्ट्री, किसकी बात करने वाले हैं, बायो। बायो का मतलब होता है क्या, लिविंग, और केमिस्ट्री कीमिया शब्द से मिलकर बनी है, ठीक है। और केमिस्ट्री में रसायन एंड केमिकल दोनों की स्टडी की जाती है। कहने का मतलब बायोकेमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव और रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। हिंदी में से जैव रसायन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं हिंदी में, जैव रसायन के नाम से जानते हैं। साथियों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की हम चर्चा करेंगे। आगे बात ये आती है जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री के जनक कौन है, बर्जीलियस साहब हैं, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री शब्द दिया। ये बायोकेमिस्ट्री के फादर कौन है, बर्जीलियस साहब हैं। जब हम बात कर लेंगे फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया बायोकेमिस्ट्री में, जिनका नाम है बर्जीलियस। अब साथियों बायोकेमिस्ट्री के अंदर कितने टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट का स्टडी करेंगे हम, कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन का स्टडी करेंगे। इसे बेटा शॉर्ट में हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसे बेटा हम प्रोटीन पढ़ेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसे हम पढ़ेंगे वसा। फिर हम पढ़ेंगे विटामिन, फिर हम पढ़ेंगे एंजाइम। साथियों एंजाइम भी हम पढ़ेंगे इसमें। इसके साथ साथ साथियों इसमें और क्या पढ़ेंगे, मिनरल मैटर पढ़ेंगे, खनिज पदार्थों को हम पढ़ेंगे साथियों। इसके साथ साथ वाटर पढ़ेंगे, और वाटर के साथ साथ हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इनकी तमाम चर्चाएं करेंगे। इतने सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा का प्रोटीन, तीसरा वसा, और चौथा कौन सा, विटामिन, और पांचवा एंजाइम, और छठवां मिनरल एंड मैटर, और सातवां आपका वाटर, और आठवां न्यूक्लिक एसिड। इसके साथ साथ ये भी याद रखना इसमें हम पढ़ेंगे पीएच, बफर सिस्टम। ये बफर सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, एल्कलाइन होगा या इसका सैलाइन होगा, इसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। साथियों तो यहां तक आपको बात पता चल गई होगी। आप सिलेबस को नोट कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट, और कोशिश करेंगे इसको एक लेक्चर में ही समेटा जाए, एक या दो में, बहुत से वो दो में। तो साथियों चलते हैं, आपका समय ना लेते हुए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा, जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो साथियों देखिए बायोकेमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने का नाम, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है क्या, तमाम वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यदि 1:2:1 मिलता है तो ये कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। लेकिन ये गलत साबित हो जाती है। आगे जबकि क्यों गलत साबित होती है बताएंगे इस चीज को लेके। जब हम बात करेंगे तो ये फिर कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीहाइड्रोक्सिल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन सीधी सी निकल के आती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है,
पॉली हाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहने का मतलब है ये एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होते हैं, तो आपको बताना पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं किसके? एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये किस किस का है? एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। अब बात साथियों आती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है या अनुपात कितना होता है, तो आपको बताना है कि सर 1:2:1 होता है। बात तो ये भी है, बात ये भी साथियों दिमाग में रखना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? जब हम सूत्र की बात करेंगे साथियों, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए CnH2nOn, ये इसका फार्मूला होता है। कहने का मतलब N से डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जितने ज्यादा होंगे वो जब इनका रेशियो निकालते हैं, रेशियो आना चाहिए 1:2:1 आना चाहिए। अब यहाँ पे भी बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो लिखिए कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपको पता होना चाहिए 4.1 कैलोरी कितनी होती है साथियों? 4.1 कैलोरी। बात यह आती है कि कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक कितना होता है, रेस्पिरेटरी कंटेंट कितना होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट की शोषण गुणांक की बात करेंगे आगे, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कंटेंट या हिंदी में बात करेंगे आगे, शोषण गुणांक कितना होता है, तो आपको बताना है 1 होता है सर। कितना होता है? 1 होता है। इसका क्या? रेस्पिरेटरी कंटेंट होता है। ये भी बात समझ में आ गई सर। तो सर ये बता दीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में किस रूप में पाया जाता है और पौधों में किस रूप में पाया जाता है, संचय होता है? तो ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में तथा पादपों में, तो आपको बताना स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। साथियों बात ये आती है साथियों, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, तो जब हम यूनिट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सैकेराइड। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि जो सैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट की इकाई सैकेराइड होती है। बात ये भी दिमाग में रखना चाहिए, जब सैकेराइड होती है तो बहुत से सारे सैकेराइड मिलके एक डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो के बाद जाओगे तो पॉलीसैकेराइड कहलाती है। जैसे कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होती है। तो कहने का मतलब डिपेंड किस पे करेगा, सैकेराइड जो होती है कई यूनिटों के मिलने से डाई, ट्राई, टेट्रा सैकेराइड का निर्माण होता है। तो साथियों सैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट के मध्य बंध पाया जाता है, आपको पता नहीं, ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। साथियों कौन सा पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। बात साथियों ये भी आती है कि सर आपने शायद नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड का,
और एसिटिक एसिड की बात करेंगे, जैसे हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं साथियों, लैक्टिक अम्ल की हम बात कर रहे हैं, इसका फार्मूला क्या होता है CH3CHO। और जब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की, ये दोनों के दोनों क्या है आपके साथियों, ये लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन ये 1:2:1 के रूप में मिलेंगे भी, लेकिन ये दोनों तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ये तीनों के तीनों साथियों क्या कार्बोहाइड्रेट हैं? तो आपका एक ही उत्तर आना चाहिए कि सर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। याद रखना साथियों, क्या ये कार्बोहाइड्रेट थे? लैक्टिक एसिड आपसे ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, तो सर आपको बोलना होगा कि सर इसमें से लैक्टिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि बाद बाकी जो भी होगा वो कार्बोहाइड्रेट होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या प्रॉपर्टी बताएं? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये कीटोन और एल्डिहाइड के क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है कार्बोहाइड्रेट में? 1:2:1 होता है। और सूत्र क्या होता है? CnH2nOn। और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है 4.1 कैलोरी, और रेस्पिरेटरी क्वांटिटी कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है और पादपों में स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। जब बात आती है कार्बोहाइड्रेट की, इकाई क्या होती है? सैकेराइड होती है, और सैकेराइड को जोड़ने में सहायक बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध होता है साथियों, ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। यहां तक साथियों समझ में आ गई होगी? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों जल्दी फटाफट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो आगे चलते हैं, आगे क्या टॉपिक है, आगे इसी चर्चाएं होंगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी हॉट सीट पे बैठे रहिए, मजा आएगा कार्बोहाइड्रेट में। कभी नहीं जो चीजें पढ़ी होंगी आज आपको पता चलेगा कि सर ये तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो साथियों अब हम बात करते हैं कि यदि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 रह जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का या कार्बन और हाइड्रोजन का, ध्यान से सुनना, यदि हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात, ऐसे लिखना, कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 रहता है, तो इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो इसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहते हैं, कार्बन कहते हैं। साथियों ये बात समझ में आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट को सेल ऑफ फ्यूल कहते हैं या कोशिका का कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। साथियों लिखना, कार्बोहाइड्रेट को सेल ऑफ फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट का ईंधन, कोशिका का कोशिकीय ईंधन, कोशिका का कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। साथियों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कोशिका का कोशिकीय ईंधन कहते हैं इसे, किसे? कार्बोहाइड्रेट को। तो आपके दिमाग में ये भी बात आती है कि सर जब कोशिका का कोशिकीय ईंधन कहते हैं, क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के तुरंत ग्रहण करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो साथियों ये भी प्रश्न बनता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, तो कार्बोहाइड्रेट में वो एग्जांपल देगा, आगे चल के हम इसकी भी बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के सेवन से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। साथियों यहां पे आप समझ में आ गई, एक नोट पॉइंट बना के रखना। साथियों
ऊर्जा को मापते हैं तो आपको बताना है कि सर कैलोरी में मापते हैं। ऊर्जा की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है आपको बताना है, सर कैलोरी में मापते हैं ऊर्जा को। और ऊर्जा कोई भी चीज होगी, जब हमने बात की कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है तो आपने बताया कि 4.1 कैलोरी ऊर्जा से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का शोषण गुणांक कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है। तो साथियों यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सीधे सी बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया जाए। हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की तरफ। आइए साथियों हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की तरफ। जैसे कि हम साथियों बात करने वाले हैं, हमने बात की थी कि पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जब हमने बात की थी, और एक सामान्यता वर्गीकरण होता है 2 तरीके से, बल्कि हम इसको 3 तरीके से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, एक नंबर ऑफ सैकेराइड के आधार पर, एक हम बात करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप या पॉलीहाइड्रोक्सिल के आधार पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। साथियों ग्रुप के आधार पे हम बात करने वाले हैं। इस शर्करा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है, एल्डोज शुगर होता है। कौन सी शुगर होती है, एल्डोज शुगर होती है। हिंदी में ऐसे लिख देंगे एल्डोज शर्करा होती है, एल्डोज शर्करा। अभी हम चर्चाएं करेंगे एल्डोज क्या है। और नंबर 2 होती है साथियों कीटोज शुगर, और इसे कहते हैं हिंदी में कीटोज शर्करा। साथियों अब बात आती है कि एल्डोज और कीटोज की हम बात करेंगे। एल्डोज क्या होता है और कीटोज क्या होता है। एल्डोज शुगर उसे कहते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोज उसे कहते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। जबकि हम बात करेंगे आगे कि ग्लूकोज और कार्बोफ्रैक्टोज में अंतर क्या होता है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में अंतर यही होता है, क्योंकि संरचना सब समान होगी, स्ट्रक्चर भी समान होगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का, क्योंकि इसका सूत्र ही C6H12O6 होता है और इसका भी 6H12O6 होता है। तो साथियों हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। और इसका एग्जांपल एल्डोज शुगर का कौन सा होता है साथियों, तो आपको बताना है ग्लूकोज होता है। क्या होता है मित्रों, ग्लूकोज होता है। तो सर कीटोज क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इस शर्करा का एग्जांपल कौन सा होता है साथियों, तो आपको बताना है फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज में या फ्रक्टोज को एक दूसरा नाम देते हैं कीटोज शुगर भी कहते हैं। आगे हम लिखाएंगे जब स्पेशल पढ़ाएंगे फ्रक्टोज को। ग्लूकोज के बारे में भी चर्चाएं होंगी, एक टॉपिक पे 5-10 मिनट चर्चाएं होंगी। ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है। तो साथियों यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप की बात की है, 2 टाइप्स होता है। नंबर 1 कौन सा होता है, आपको हमने बताया एल्डोज शुगर होती है। नंबर 2 कौन सा होता है, कीटोज शुगर। एल्डोज में एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है, एग्जांपल ग्लूकोज होता है। कीटोज शर्करा में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एग्जांपल फ्रक्टोज होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्यों भिन्न है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, जबकि आपसे पूछे क्या नाम फ्रक्टोज ग्लूकोज से क्यों भिन्न है। फ्रक्टोज ग्लूकोज से क्यों भिन्न है, क्योंकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होता है। आपको ये भी चीज आ गई समझ में। चलते हैं साथियों आगे की तरफ। अब बात यहां से नहीं और बनती है और भी ज्यादा बड़ी, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। साथियों ये हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है साथियों मोनोसैकेराइड,
दूसरा आता है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा आता है साथियों पॉलीसैकेराइड। जब साथियों हम बात करेंगे मोनो में क्या होता है, पॉली, ओलिगो में क्या होता है, पॉली में क्या होता है। मोनो जिसमें होता है नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो, 1। इसमें ओलिगो में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 से कितने हो, 9 हो। और पॉली में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 9 से अधिक हो सकते हैं, मोर देन 9 से अधिक हो सकते हैं, वो पॉलीसैकेराइड कहलाता है। अगर इसमें ओलिगोसैकेराइड में 2 से 9 के बीच में पाए जाते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। वो मोनोसैकेराइड नंबर ऑफ कार्बन 1 हुआ। तो दिमाग में चल रहा होगा सर डाइसैकेराइड कहां आता है, ये भी तो दिमाग में चल रहा होगा। आपकी संतुष्टि हम बात करेंगे। आपने जब प्रश्न किया कि डाइसैकेराइड कहां आता है, तो साथियों पहले हम मोनोसैकेराइड से पहले आपके प्रश्न को लेते हैं। आपका प्रश्न हमने बात की नंबर ऑफ कार्बन 2 से लेकर 9, तो 2 होंगे तो डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है, डाइसैकेराइड। 3 होगा ट्राई, 4 होगा टेट्रा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। 5 होगा पेंटा, 6 होगा हेक्सा, 7 होगा हेप्टा, 8 होगा ऑक्टो, 9 होगा नैनो तक पहुंचते हैं। लेकिन एग्जांपल क्या पूछता है, डाइसैकेराइड कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो साथियों हम पहले मोनोसैकेराइड के एग्जांपल की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड एग्जांपल को याद रखना, जीएफजी। सर ये जीएफजी क्या होता है भाई, एक कोई गर्लफ्रेंड थी, नहीं मानी कि हम फलाने की जीएफ है, साहब तुम हमारी जीएफ हो। जी बोली हाँ है, जी जी जी। तो क्या मोनोसैकेराइड को कैसे रखेंगे, जीएफजी। जी से क्या हो जाता है साथियों, याद रखना होगा ग्लूकोज। एफ से क्या होता है साथियों, फ्रक्टोज, और जी से क्या होता है, ग्लैक्टोज। ये साथियों ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज एग्जांपल फॉर मोनोसैकेराइड। ये किसके एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल हैं। जब बात करेंगे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में आपको क्या याद रखना है, तो एग्जांपल इसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे एक आता है सुक्रोज। कौन आता है, सुक्रोज। नंबर 2 पे कौन सा आता है, माल्टोज। नंबर 3 पे क्या आता है, लैक्टोज। सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। एग्जांपल फॉर डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड के एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब बात आती है साथियों पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में हम बात करेंगे एग्जांपल, आपका स्टार्च आता है, आपका इनुलिन आता है। हम चर्चाएं करेंगे कहां कहां प्रेजेंट होता है। हम बात करेंगे सेलुलोज आता है, आपका काइटिन आता है, और तमाम ऐसे एग्जांपल आते हैं पॉलीसैकेराइड के अंदर रखे जाते हैं। हमने बात की मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये एग्जांपल मोनोसैकेराइड होते हैं। डाइसैकेराइड के सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये डाई के होते हैं। और डाई कहां से निकल गया, एक ओलिगोसैकेराइड का हिस्सा होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 होते हैं। पॉलीसैकेराइड में बात की नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 10, 9 होते हैं। और एग्जांपल स्टार्च, इनुलिन, ग्लूकोज, सेलुलोज, काइटिन, ये होते हैं आपके एग्जांपल। तो साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आगे चल रहे हैं और आगे की चर्चाएं करेंगे। उम्मीद है आपसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए साथियों, तो अब यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन को किया समाप्त। अब चर्चाएं आगे होंगी तो मजा आएगा, मजा आएगा। क्या ग्लूकोज होता है, क्या फ्रक्टोज होता है, कैसे कैसे चलेगी बातें, नैया तो पार लगेगी। तो चलते हैं साथियों, इसी जून
जुनून और जज्बे के साथ पढ़ते रहेंगे। जब तक हम खड़े हैं तब तक तुम भी बैठ के पढ़ते रहना। ये वादा है तुम्हारा, जिसे एग्जाम दे के आओगे एक एक क्वेश्चन आपका आएगा। और यूपी कैटेड में ध्यान से सुन लेना, यूपी कैटेड में 50 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। अगर 45 क्वेश्चन अगर अटेंड ना करके आओ तो हमको बताना होगा ये सब आए थे। जिम्मेदारी तुम्हारी है, एग्जाम में फंसेंगे, अटेंड कर ले रहे हो, यहां से हम आपको देंगे पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन। डिपेंड करेगा तुम कितने सही कर लेते हो। तो साथियों चलते हैं आगे तक। जाना बड़ा बड़ा ही ना आके कोई ठीक है। तो साथियों अपने मुंह मिट्ठू नहीं बनना है, तो हम चलते हैं। अब डाल दीजिए हेडिंग ग्लूकोज को। हम बात करेंगे केवल ग्लूकोज की। ग्लूकोज है क्या? पहले बात साथियों इसके अन्य नामों की बात करते हैं। ग्लूकोज में पहला नाम आता है, इसे हम एल्डोस शुगर के नाम से जानते हैं। बात तो सही है। इसे बेटा ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अंगूर में पाई जाती है। इसे साथियों ब्लड शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में पाई जाती है। इसे साथियों डेक्टोज शुगर भी कहते हैं। ये घुलित रूप में पाई जाती है। इसके साथ साथ इसे ही बेटा सेल ऑफ फ्यूल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। सर इसे एल्डोस शुगर भी कहते हैं, इसे ग्रेप शुगर कहते हैं, अंगूर में पाई जाती है। इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, इसे डेक्टोज शुगर भी कहते हैं, इसे सेल ऑफ फ्यूल भी कहते हैं। साथियों ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज एक प्रकार की मोनोसैकेराइड होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। जब हम फार्मूले पे जाएंगे हमने बात की थी, देखना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6:12:6। इसको कट करेंगे 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट है। हमने चर्चा की थी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। यहाँ पे क्लियर है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है। बात साथियों यहाँ भी नहीं रुकेगी, अभी तो ग्लूकोज में करना है, चर्चाएं करनी है। इसमें ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप कौन सा होता है तो आपको बताना है कि इसमें सर जी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? CHO। इससे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सही बात है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। साथियों ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है और इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ध्यान से सुनना। हम बात करने वाले हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। वो सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलिसिस बोल गया साथियों, ग्लाइकोलिसिस नहीं कहते, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अब साथियों ये भी बात आती है कि जब व्यक्ति को भूख लगती है सबसे पहले क्या खाएगा? ये तो हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट खाता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या खाना चाहिए सबसे पहले? तो साथियों उसी की हम बात करने वाले हैं। जब व्यक्ति को
भूख लगती है तो सबसे पहले ग्लूकोज का सेवन करता है। किसका सेवन करता है? साथियों, अगर ग्लूकोज नहीं दिया होगा, ऑप्शन ध्यान से सुनना, एक ऑप्शन नहीं कटेगा आपका, ग्लूकोज नहीं दिया होगा तो इस जगह दूसरा ऑप्शन मिलेगा साथियों, इसका नाम होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में यह पाया जाता है, जो संचय होता है लीवर के अंदर। ग्लाइकोजन को जब खा लेंगे तो हमको स्टोरेज क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज ही होता है, स्टोरेज रूम में ग्लूकोज मिलेगा। साथियों, बात आती है कि केले में ग्लूकोज की मात्रा कितने % होती है? 26% ग्लूकोज पाया जाता है केले में। केले में ग्लूकोज की मात्रा 26% पाई जाती है। अब ये नहीं पूछना है सर से ग्रेप शुगर क्यों नहीं कहते हैं, ग्रेप शुगर क्यों नहीं लिखा है, ये अंगूर में पाई जाती है। हमने पहले बता दिया, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसे एल्डो शुगर कहते हैं। ग्रेप में पाई जाती है, इसे ग्रेप शुगर कहते हैं। ब्रेड में पाई जाती है, इसलिए ब्रेड शुगर कहते हैं। और लैक्टोज में होती है, जिसे गुलतरुम में पाई जाती है, लैक्टोज शुगर कहते हैं, सेल ऑफ फ्यूल कहते हैं, कोशिका का कोश के ईंधन कहते हैं। फार्मूला C6H12O6 होता है और ये ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है, इसलिए इसे ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और जब व्यक्ति को भूख लगती है तो सबसे पहले ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का सेवन करता है, और केले में ग्लूकोज की मात्रा 26% होती है। साथियों, पूरा का पूरा ग्लूकोज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों और अपने साथियों तक वीडियो को भेज दीजिए जल्द से जल्द। देखो, एक शिक्षक के जीवन में या एक आपके YouTube के माध्यम से एक जब बड़ा भाई पढ़ा रहा है आपको, तो हमेशा अच्छी राह ही देगा, क्या पढ़ना है क्या चुनना। बस एक बार विश्वास करके देखो, टारगेट विद एग्रीकल्चर चैनल से हम आपको बता रहे हैं साथियों, एग्रीकल्चर के महान योद्धाओं जो भी फर्स्ट ईयर इंटर में बैठे हैं, इसके बाद जो भी यूपी कैटेड, CUT, ICR, BHU जो एग्जाम देंगे, सफलता 100% मिलेगी साथियों। जैसे कि हम बात करेंगे, कभी हम अपना परिचय कराएंगे कि हम लोग किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, आगे चर्चाएं करते रहेंगे, करेंगे कभी अपने परिचय के बारे में हम बताएंगे आगे कब क्या किया। तो साथियों, आगे चलते हैं। ग्लूकोज सारी की सारी जानकारी पता चल गई होगी। अब चलते हैं साथियों फ्रक्टोज की तरफ। आइए साथियों, हेडिंग बना दीजिए फ्रक्टोज। बात साथियों आती है फ्रक्टोज। बेटा, ऐसे किस किस नाम से जानते हैं फ्रक्टोज को? हम इसके अन्य नाम भी जानेंगे, तो आइए अन्य नामों को सबसे पहले जानते हैं। इसे बेटा हनी शुगर कहते हैं। बोलो सर, इसे हनी शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शहद में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होता है, इसलिए इसे हनी शुगर कहते हैं। इसके साथ साथ इसे बेटा कीटोज शुगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता था। पीछे की चीजें याद करो। इसके साथ साथ साथियों, इसे किसके नाम जानते हैं? फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर भी कहते हैं। क्योंकि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो आपको बताना है फ्रक्टोज होती है। अन्य नाम हो गए, इसका ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप सभी को पता होना चाहिए, तो आपको बताना है कीटोन ग्रुप होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं प्रकृति में
सबसे मीठी शर्करा होती है। दूसरी बात ये आती है, शहद में सर्वाधिक शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज। ये भी बात आती है, प्रकृति में सबसे मीठी मीठी होने के साथ साथ फलों में सुगंध आने का कारण भी फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज होता है। लेकिन बेटा नोट पॉइंट रखना, मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे मीठी शर्करा शर्करा कौन सी है? या हम कह सकते हैं हाईएस्ट स्वीटेस्ट इन आर्टिफिशियल शुगर, तो आपको बताना सैकरीन होता है। सैकरीन सबसे मीठी शर्करा होती है, इस मनुष्य ने डेवलप किया है। साथ ही लिख लीजिए सैकरीन के बारे में। कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है तो आपको बताना है सैकरीन शर्करा। आजकल शायद आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उसमें सैकरीन का मिक्सर आता है। तो ये सारी की सारी जानकारी फ्रक्टोज के बारे में थी। आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा, और चैनलों की अपेक्षा विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं, और आप यही विश्वास हमको दिखाते रहेंगे कि लंबे समय तक जब एग्जाम होगा, उसका जब परिणाम आएगा तो अलग खुशियां चेहरे पे दिखाई देंगी। जब सीएसए जैसा विश्वविद्यालय मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा विश्वविद्यालय मेरठ मिलेगा, आचार्य नरेंद्र देव जैसा विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या फैजाबाद मिलेगा, आपको मानव काशीराम साहब विश्वविद्यालय बांदा जब मिलेगा, आपको महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर जब मिलेगा, उसमें जब पढ़ोगे तब महसूस होगा कि हाँ एक जीवन बहुत अच्छा है, सही डायरेक्शन के तहत ये चीजें मिलेंगी। तो ये आपसे वादा है कि आप टारगेट विद एग्रीकल्चर परिवार का हिस्सा बनिए, आपको अच्छी गाइडेंस के साथ आपको मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, ये आपसे वादा है। तो चलते हैं साथियों आगे की तरफ। फ्रक्टोज तक हो गया। अब बोलोगे सर ये आपने ग्लैक्टोज क्यों नहीं पढ़ाया? बेटा एक चीज याद रखना, अभी हम बता दें नोट पॉइंट, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड होती हैं, मोनोसैकेराइड मिलके डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटा, हेक्सा का निर्माण कर सकती हैं। क्योंकि ये ग्लैक्टोज जो होता है वो किसी में प्रेजेंट नहीं होता, ये कंपोनेंट होता है, बनाने में सहायक होता है। तो आगे चर्चाएं करते हैं। हम चल रहे हैं किसके साथ? डाइसैकेराइड में आते हैं, और डाइसैकेराइड में पहला एग्जांपल लेंगे सुक्रोज का। इसका एग्जांपल लेंगे सुक्रोज। सुक्रोज के नाम से जानते हैं, क्या क्या इसकी इच्छाएं हैं जानते हैं, इसे समझते हैं, क्या इसकी पीड़ा है, दर्द को समझते हैं। तो साथियों जब बात आती है सुक्रोज की, सुक्रोज एक प्रकार की क्या क्या है, इनके अन्य नाम क्या है? पहले हम अन्य नामों पे जाएंगे। तो पहला नाम आता है, इसे सुगर कैन सुगर कहते हैं। हिंदी में बेटा गन्ना में पाई जाने वाली शर्करा, गन्ना को संस्कृत में इच्छू शर्करा कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा इसे बीट रूट, बीट शुगर के नाम जानते हैं या बीट रूट शुगर कहते हैं। ये चुकंदर में पाई जाती है। इसे बेटा टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। ये चीनी बनाने के काम में आती है, क्योंकि सुक्रोज से ही चीनी बनता है।
टेबल शुगर। इसकी रिफाइनिंग की जाती है, इससे वैक्स निकाल दिया जाता है, इसका जूस बनता है, जूस को जब और गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद लिक्विड चिपचिपी अवस्था में आ जाता है, ब्रिक्स कहलाता है। आगे जब चर्चाएं होंगी। टेबल शुगर के नाम से जानते हैं साथियों। अब हम बात करने वाले हैं सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इसके साथ साथ इसको याद रखना ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब ये जल में इतनी जल्दी घुलती नहीं है, इस चीज को याद रखना, जल में अघुलनशील है। अब हम बात करेंगे ये डाइसैकेराइड का एग्जांपल है, तो ये किस किस चीजों से मिलकर बना है, तो हम जब बात करेंगे इसके घटक कौन सा है या कंपोनेंट की बात करेंगे आगे, तो आपको बताना है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, देखो ग्लूकोज भी एक मोनोमर यूनिट है, मोनोमर सैकेराइड है, और फ्रक्टोज भी एक मोनोमर है, एकल है। अब ये दोनों जब मिलेंगी वो किस एंजाइम की उपस्थिति में, फ्रैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, वो सॉरी फ्रैक्टेज नहीं, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति होगी तो किसका निर्माण होता है, सुक्रोज का निर्माण होता है। और यह भी दिमाग में रखना कि शहद में सबसे कम कौन सा घटक पाया जाता है, सुक्रोज, जबकि सबसे अधिक कौन सा पाया जाता था। हमने अभी पिछली क्लास में अभी बात की थी, अभी हमने स्लाइड पे तो हमने बताया था सर्वाधिक पाया जाता था फ्रक्टोज, कम कौन पाया जाता सुक्रोज। यह भी लिखना शहद में सबसे कम पाया जाता है तो यहां तक साथियों आपने सुक्रोज को भी नोट कर लिया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा जैसे कि हम बात कर रहे हैं। अब साथियों चलते हैं लैक्टोज की तरफ। लैक्टोज के बारे में क्या क्या जानते हैं, आइए साथियों। लैक्टोज लैक्टोज की हम बारे में बात कर रहे हैं। ये लैक्टोज किस किस से मिलकर बना है, ये भी एक डाइसैकेराइड पाया किसमें जाता है, इसे किसके नाम से जानते हैं, इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम की बात की जाएगी मिल्क शुगर, या हिंदी में बात करेंगे दुग्ध शर्करा के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन ये प्यारे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दुग्ध शर्करा है, आपको एग्जांपल देगा, मिल्क शुगर पूछेगा, दुग्ध शर्करा है, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, तो आपको उत्तर क्या देना, वो लैक्टोज होता है। बात ये आती है कि लैक्टोज भी कंपोनेंट क्या क्या है, घटक क्या क्या है इसके, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। साथियों अभी हमने जब छोड़ा था ग्लैक्टोज को, लो आ गया ग्लूकोज और जब ग्लैक्टेज मिलते हैं और लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टेज एंजाइम, तो उसे क्या कहते हैं, ये लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज ग्लैक्टोज को मिलाकर लैक्टोज का निर्माण कर देता है और इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जब बात आती है, अब ये लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है, आपके दिमाग में आना चाहिए। लैक्टिक एसिड नामक एक लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है लैक्टोज शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। ध्यान से सुनना, चेंज इन
चेंज इन लैक्टोज शुगर, ठीक है। लैक्टोज शुगर किसमें चेंज हो जाएगी? तो आपको बताना है कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरिया, तो आपको बताना है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है साथियों, वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको बात बिल्कुल ध्यान से समझ में चाहिए। दूध में जब लैक्टो शुगर होता है और दही में लैक्टिक एसिड होता है, यही कह सकते हैं दही में ब्यूटारिक एसिड भी पाया जाता है मोस्टली। तो साथियों उसको कन्वर्ट कौन करता है? लैक्टोबैसिलस कर देता है। तो या तो लैक्टोज के बारे में साथियों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं साथियों किसकी, तो आपको पता होना चाहिए हमारा सुक्रोज भी हो गया, लैक्टोज भी हो गया, बात बचती है माल्टोज की। आइए माल्टोज की तरफ चलते हैं। माल्टोज में बात करेंगे माल्टोज साथियों दो चीजों से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज के दो सैकेराइड जब ग्लूकोज मिलती हैं तो ये लैक्टोज का माल्टोज का निर्माण करते हैं। पहले इसके अन्य नामों पे जाते हैं। इसे जर्मिनेटेड सीड शुगर कहते हैं। जर्मिनेटेड सीड शुगर कहते हैं। इसके साथ साथ साथियों इसे आलमंड शुगर भी कहते हैं। बादाम में कौन सी शर्करा होती है? तो आपको बताना है इसे हिंदी में अंकुरित बीजों में। यहां पे बात आती है बादाम में शर्करा पाई जाती है। बात आती है इसके घटक कौन कौन सा है, तो घटक में आपको बताना होगा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलता है तो माल्टोज का निर्माण करता है। और इसमें एंजाइम कौन सा सहायक होता है, तो आपको बताना माल्टेज एंजाइम सहायक होता है। कौन सा एंजाइम होता है? माल्टेज। साथियों यदि मादा में माल्टोज शर्करा की कमी हो जाती है, ये कह सकते हैं अंकुरित बीजों में विटामिन ई भी पाई जाती है। तो जब हम बात करेंगे आगे तो माल्टोज शर्करा की यदि कमी हो जाती है शरीर में मादाओं के, तो बांझपन रोग की शिकार हो जाती हैं, स्टेरिलिटी हो जाती है, फीमेल स्टेरिलिटी, या ये भी कह सकते हैं मेल में भी हो सकती है मेल स्टेरिलिटी। तो हम जब बात करते हैं बांझपन का कारण कौन सा है, इससे एक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो आपको पता होना चाहिए स्टेरिलिटी हो जाती है, बांझपन हो जाता है। साथियों एक बात हम बात करते हैं कि मां के जीवन में सबसे बड़ा कोई दुख होता है, बच्चे का ना होना है, संतान का ना होना, यह सबसे बड़ा दुख होता है। कि दुर्भाग्य इस भारत में समय बदलता जा रहा है, मां अपने फर्ज से अदा होती जा रही है, लेकिन बेटा अपने फर्ज से अदा नहीं हो रहा है। जब मां का समय था बच्चे का पालन पोषण किया, बड़ा कर दिया, अफसर बना दिया। अफसर बनाने के बाद जब मां के सुख भोगने का समय आया मां को, तो उठा के अनाथ आश्रम में डाल दिया। तो कभी कोई लिखता है
कभी कोई लिखता है पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय, और पूत सपूत तो काहे धन संचय। यदि पुत्र है भी और यदि वो खराब निकल जाता है तो ऐसे धन को इकट्ठे किए कोई फायदा नहीं है। यदि पुत्र अच्छा निकलता है तो खुद पैसा या धन को कमा लेगा। तो मां के जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई धन होता है तो उसकी संतान होती है। संतान ना होना ही क्या कहलाता है, बांझपन कहलाता है। साथियों हम अपने पुनः टॉपिक पे आ रहे हैं। तो यहां तक हमने बात की, पूरे वर्गीकरण की बात कर ली। अब हम बात करेंगे आगे, माल्टो शर्करा हो गई। अब हम बात करेंगे, सीधे सीधे चलने वाले हैं पॉलीसेकेराइड की तरफ। पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल क्या क्या है, उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। आइए साथियों हम जानते हैं आगे। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपका कोई भी दोस्त वंचित ना रहे। जैसे ही हम बात करते हैं, यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए स्टार्च। स्टार्च भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। ये सब होता है, बिल्कुल होता है। स्टार्च से क्या बना होता है, स्टार्च कहां पाया जाता है, तो आपको बताना है कि पेड़ और पौधों में भोजन जो संचय होता है स्टार्च के रूप में होता है, जो कि जड़ों में पाया जाता है। लिखिए पेड़ पौधों में स्टार्च का संचय होता है, जड़ों में होता है। बस ये स्टार पॉइंट कर लेना। आपसे पूछ दिया जाए कि पौधों में भोजन किस रूप में स्टोरेज होता है, स्टार्च के फॉर्म में। कहां संपन्न होता है, वो स्टोर कहां होता है, संचय होता है जड़ों में। स्टार्च के बाद बेटा आता है इनुलिन, बहुत मोस्ट है। इनुलिन जो शर्करा होती है, ये कहां पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। इनुलिन शर्करा जो होती है डहेलिया की जड़ों में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है इनुलिन शर्करा, डहेलिया जड़ों में पाई जाती है। बात साथियों समझ में आ गई, हमने बात कर ली इनुलिन की। साथियों बात करते हैं काइटिन। काइटिन से क्या बना होता है, कीटों की आउटर कवरिंग और कोशिका क्या नाम, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। उसमें 2 पॉइंट रखना, कीटों का वाहकांगार तथा कवकों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। बात आती है सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, और शैवालों की कोशिका भित्ति एंड शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है।
ये पॉइंट है। स्टार्च पेड़ पौधों में स्टार्च का संचय होता है और जड़ों में पाया जाता है। इनुलिन शर्करा जो पाई जाती है डहेलिया की जड़ों में पाई जाती है। काइटिन कीटों का भाग कंकाल और जंतु का नाम कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल्यूलोज पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति और शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो साथियों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। थोड़े से और चल लेते हैं आगे की तरफ। बेटा हेडिंग डाल लीजिए बिटवीन डिफरेंट टू रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बिटवीन डिफरेंट टू reducing and non reducing। साथियों रिड्यूसिंग शर्करा कौन सी है और नॉन रिड्यूसिंग शर्करा कौन सी है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए एक ट्रिक रखना, जीएफजी लेकर एमसी। ये सर जी क्या है? जीएफजी लेकर एमसी। तो साथियों ध्यान से सुनना, जी फॉर ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रैक्टोज लेकर भैया लैक्टोज। लैक्टोज एम फॉर माल्टोज भैया सी साइलेंट है, सी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने क्या बताई ट्रिक, जी एफ लेकर एमसीजी से ग्लूकोज, एफ फॉर फ्रैक्टोज, एल फॉर लैक्टोज, लेकर लैक्टोज, एम से माल्टोज। ये हमारी ट्रिक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है साथियों? इसके लिए याद रखना एसआईजी, एसआईजी, एसआईजी। एस से साथियों क्या होगा? सुक्रोज, इसे इनुलिन, जी से ग्लाइकोजन। ये साथियों आपकी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि ये दोनों की दोनों पॉलीसैकेराइड है, एक प्रकार की डाइसैकेराइड है। और सब सारी की सारी डाई और मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर हैं। ये एक ऐसी शर्करा है डाइसैकेराइड के होते हुए भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। साथियों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अच्छा आगे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है। आइए साथियों एक नोट पॉइंट याद रखना, अभी लिखा रहे हैं उसको। जो साथियों मोनोसैकेराइड होती है इसका कभी डाइजेशन नहीं होता है। मोनोसैकेराइड का भी एक शर्करा मोनोसैकेराइड एक टूट नहीं सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा है जिसका पाचन नहीं होता है? आपको ऑप्शन में दिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो आपको ये उत्तर लगाना है, लिखना नोट बना के। मोनो सैकेराइड का पाचन नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता है। और एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज
इनका पाचन नहीं होगा साथियों, याद रखना ये मोनोसैकेराइड है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे कैसे होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहां से होता है, तो दो तरीके से, दो जगह से होता है। स्टार्ट कहां से होता है, शुरुआत कहां से होती है, तो आपको उत्तर आना चाहिए माउथ कैविटी से होता है। माउथ कैविटी मतलब सर जी मुख गुहा। कहने का मतलब मुंह से खाना शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का। जब मुंह में जाता है तो मुंह में बेटा सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। मुंह में क्या होती है, माउथ कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड को लाल ग्रंथियां कहते हैं। अब ये लाल ग्रंथियां कितने पेयर पाई जाती हैं, आपको बताना, ये सब 3 पेयर पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। सैलिवरी ग्लैंड कितने जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। और कहां पाई जाती है सैलिवरी ग्लैंड, माउथ कैविटी में पाई जाती है। और माउथ कैविटी में किसका स्टार्टिंग पाचन होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ कैविटी के अंदर। अब बात आती है सैलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है, एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। साथियों कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन। और टाइलिन एंजाइम फंक्शन क्या होता है, ये ब्रेक डाउन किसको करता है। जब हम ब्रेक डाउन की बात करेंगे, ये तोड़ किसको देता है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में। साथियों स्टार्च माल्टोज में तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन का स्राव सैलिवरी ग्लैंड से होता है। सैलिवरी ग्लैंड माउथ कैविटी में पाई जाती है। माउथ कैविटी का क्या करता है, भोजन शुरू, तो आपको बताना है माउथ कैविटी में भोजन शुरू, क्या नाम, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। जबकि अंतिम पाचन कहां होता है, धीरे धीरे। तो साथियों आपको बताना है अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यही कह सकते हैं। छोटी आंत में। तो साथियों आज के लेक्चर में हमने जाना कार्बोहाइड्रेट क्या था, कार्बोहाइड्रेट नहीं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में वन शॉट लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट की स्टडी की। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटे, कोई भी बुक उठा लेना, आप लगा लेना उस क्वेश्चन को। कोई भी अगर छूट जाए तब मिलना कि सर हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं। तो साथियों जो भी साथी हमारे टारगेट बिल्ड एग्रीकल्चर परिवार से नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए साथियों, आपका ही बेनिफिट होगा। और हम आपको कंटिन्यू ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक हम आपको पढ़ाएंगे। ये आपसे वादा है नोजिया सर का। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फॉर यू क्लास। जय हिंद।